हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं सिविल डिकोडर लेकर आया हूँ आप सभी के लिए ये वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करेंगे टॉप 100 इंटरव्यू क्वेश्चंस जो कि सारे इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं। चाहे आप वो बिलिंग इंजीनियर की इंटरव्यू देने जा रहे हो, या साइट इंजीनियर की इंटरव्यू देने जा रहे हो, या फिर आप क्वान्टिटी सर्वेयर के लिए जा रहे हो, तो आपके सिविल इंजीनियरिंग के सारे इंटरव्यूज़ के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज चेयर इन रेनफोर्समेंट एंड व्हाई इट इज़ यूज्ड। यानी कि रेनफोर्समेंट में चेयर क्या होता है और उसका यूज हम कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं। तो चेयर तो आपने सुना होगा, या आपने अगर साइट पर काम किया हो या पढ़ा भी हो तो आपको ये पता होगा कि चेयर क्या होता है। तो चेयर जो है जनरली हम स्लैब रेनफोर्समेंट में ही प्रोवाइड करते हैं। जहाँ भी हम 2 स्लैब डालते हैं तो स्लैब की क्या होती है कि टॉप रेनफोर्समेंट होती है और बॉटम रेनफोर्समेंट होती है। तो उन दोनों के बीच में कुछ स्पेसिंग बनाना हमें ज़रूरी है, इसलिए हम चेयर का यूज़ करते हैं। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं आप, चेयर रेनफोर्समेंट और सिंपली चेयर बार्स आर ए स्मॉल स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स used to properly place reinforcement bars in position and maintain the proper space between the top and the bottom reinforcement। यानी कि जो बात मैंने बताई कि टॉप और बॉटम रेनफोर्समेंट के बीच में स्पेस बनाए रखने के लिए हम चेयर्स का इस्तेमाल करते हैं। चेयर्स मिनिमम 12 mm डाया के स्टील बार की बनती है, जिसे हम टॉप और बॉटम रेनफोर्समेंट के बीच में रख देते हैं ताकि आपस में वो दोनों चिपके नहीं। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो हमारे पिछले क्वेश्चन से ही रिलेटेड है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम स्पेसिंग बिटवीन चेयर्स। यानी कि जो हम चेयर्स प्रोवाइड करते हैं 2 रेनफोर्समेंट के बीच में, टॉप और बॉटम के बीच में स्लैब्स में, तो उसमें मैक्सिमम स्पेसिंग क्या होनी चाहिए, एक चेयर से दूसरे चेयर की दूरी कितनी हो चाहिए, कितनी दूरी पे हम चेयर्स रख सकते हैं, जो कि रिकमेंडेबल है आईएस कोड्स में। तो आइए देखते हैं। द मैक्सिमम अलाउेबल डिस्टेंस या स्पेसिंग बिटवीन चेयर्स, यानी 2 एडजेसेंट चेयर्स अगर रखे हुए हैं आसपास में, तो उनके बीच में जो मिनिमम दूरी होनी चाहिए इस 1 मीटर और 1 नंबर पर 1 मीटर स्क्वायर। यानी कि 1 मीटर स्क्वायर में एरिया में एक चेयर रखना चाहिए, या आपस में दोनों चेयर की जो दूरी है, जो एडजेसेंट चेयर है आपस में जो 2 चेयर हैं, तो उनके बीच की दूरी मिनिमम 1 मीटर होनी चाहिए। उससे कम हम नहीं रख सकते हैं और उससे ज़्यादा भी नहीं रख सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। इस इंटरव्यू सीरीज का जो हमारा 93 नंबर पे क्वेश्चन है वो ये है कि हु इज़ द फादर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। यानी कि फादर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग कौन है, किन्हें माना जाता है पिता सिविल इंजीनियरिंग का। तो अगर आप इंडियन है, आपको पता होगा कि इंडिया में सर विश्वेश्वरैया को फादर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग माना जाता है, बट पूरे वर्ल्ड में किसे माना जाता है फादर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, तो वो है जॉन स्मेटन, जिनका जन्म 8 जून 1724 को हुआ था और जिनकी मृत्यु 28 अक्टूबर 1792 में हुई थी। वो एक ब्रिटिश सिविल इंजीनियर थे इन द 18th सेंचुरी, यानी 18वीं शताब्दी में वो सिविल इंजीनियर थे ब्रिटिश में। एंड हैज़ सिंस केम टू बी नोन एज फादर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, यानी कि उन्हें ही हम फादर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग कहते हैं। हिज डिज़ाइन ऑफ रिजेस, कैनाल्स, लाइट हाउसेज, हार्बर्स एंड मिल्स वेयर अ ग्रेट माइलस्टोन इन सिविल इंजीनियरिंग। यानी कि जो भी काम उन्होंने उस 18वीं शताब्दी में किया था, जैसे कुछ कैनाल बनाए थे, लाइट हाउसेज बनाए थे, हार्बर्स बनाए थे, मिल्स बनाए थे, वो आज भी एक सिविल इंजीनियरिंग के लिए बहुत बड़ी मिसाल है। उनके कुछ काम आज भी यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके में देखे जा सकते हैं। तो उन्हें ही हम, जॉन स्मेटन को ही हम फादर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग मानते हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर दिस इंटरव्यू लेक्चर। हाउ मच बाइंडिंग वायर इज रिक्वायर्ड इन स्टील रेनफोर्समेंट इन किलोग्राम पर मेट्रिक टन। यानी कि बाइंडिंग वायर का कितना इस्तेमाल होता है जब भी हम रेनफोर्समेंट को बांधते हैं आपस में, तो हम बाइंडिंग वायर का इस्तेमाल करते हैं। तो कितना केजी बाइंडिंग वायर 1 टन में इस्तेमाल होता है, ये बहुत ही मामूली सा क्वेश्चन है। ये 99% इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है कि 1 टन को सरिया बांधने में या 2 टन के सरिया को बांधने में आपका कितने बाइंडिंग वायर का इस्तेमाल होगा, आप बताएं। तो आइए देखते हैं। द बाइंडिंग वायर रिक्वायर्ड इन स्टील रेनफोर्समेंट इज 8 kg पर मेट्रिक टन। यानी कि 1 टन सरिया को बांधने में, 1 टन वजन के सरिया को बांधने में हमें 8 किलोग्राम बाइंडिंग वायर की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आप कभी भी बीबीएस बनाओगे या फिर साइट पे ऑर्डर करोगे, या सपोज करो आपके पास 20 टन सरिया, तो उसके हिसाब से क्या करोगे, 8 kg पर मेट्रिक टन के हिसाब से आप सरिया बांधने के लिए बाइंडिंग वायर मंगाओगे। तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर्स ऑफ कंक्रीट क्यूब सैंपल फॉर गिवन वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट।
यानी कि अगर हमारे पास सपोज करिए कि 20 एम क्यूब कंक्रीट कास्ट करनी है या 40 एम क्यूब कंक्रीट कास्ट करनी है, तो हम कितने क्यूब के सैंपल्स तैयार करेंगे क्यूब की कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करने के लिए। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अगर हमने 10 एम क्यूब कंक्रीट की ज़रूरत है तो हमें कितने क्यूब निकाल के भेजने हैं टेस्टिंग के लिए। अगर 20 एम क्यूब कंक्रीट है तो हमें कितने क्यूब निकाल के भेजने हैं टेस्टिंग के लिए। तो आइए देखते हैं, अगर हमारे पास 1 से 5 एम क्यूब कंक्रीट की रिक्वायरमेंट है तो हम 1 क्यूब के सैंपल तैयार करेंगे। अगर 6 से 15 एम क्यूब कंक्रीट है तो 2 तैयार करेंगे। 16 से 30 एम क्यूब कंक्रीट है तो 3 क्यूब तैयार करेंगे मिनिमम। अगर 31 से 50 है तो 4 क्यूब तैयार करेंगे। बट अगर आपकी कंक्रीट रिक्वायरमेंट है, आपके पास जो कंक्रीट आई है सप्लाई हुई है वो 50 एम क्यूब से ज़्यादा है, तो हर 50 एम क्यूब या 50 एम क्यूब से ज़्यादा पे 4+1 यानी 4 क्यूब तो 50 एम क्यूब के लिए और प्लस 1 क्यूब एक्स्ट्रा हम कास्ट करेंगे और टेस्टिंग के लिए भेज देंगे। नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस इंटरव्यू सीरीज इज व्हाट आर द डिशटरिंग पीरियड ऑफ डिफरेंट आरसीसी मेंबर्स। यानी कि डिफरेंट आरसीसी मेंबर्स के डिशटरिंग पीरियड क्या होता है। डिशटरिंग पीरियड कहने का मतलब जब भी हम शटरिंग करते हैं तो उस चीज़ की कंक्रीट कास्टिंग करते हैं, किसी भी एलिमेंट की, चाहे वो कॉलम हो, वाल हो, बीम हो, स्लैब हो, फुटिंग हो। उसके बाद हमें क्या करना होता है, जो भी हमने शटरिंग में सपोर्ट्स लगाया है, प्लाई लगाया, फॉर्मवर्क लगाया, तो उससे हमें डिशटरिंग करनी होती है। तो उसका कुछ पीरियड होता है कि हर एक एलिमेंट को हम कितने समय के बाद डिशटरिंग कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। द पीरियड फॉर कॉलम्स, वाल्स, वर्टिकल फॉर्मवर्क्स इज 16 to 24 आवर्स। यानी कि अगर आप कॉलम डिशटरिंग करना चाहते हो, वाल डिशटरिंग करना चाहते हो, वर्टिकली कोई भी शटरिंग या फॉर्मवर्क लगा हुआ है तो उससे आप 16 से 24 घंटे के अंदर खोल सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं आएगी। पीरियड फॉर सॉफिट फॉर्मवर्क टू स्लैब्स इज 3 डेज। यानी कि जो भी सॉफिट आपका फॉर्मवर्क जो है वो स्लैब में लगा हुआ है तो उसे आप 3 दिन में खोल सकते हो। लेकिन आपको ये ध्यान रखें कि 3 दिन में खोलने के बाद आपको दोबारा से वहाँ जो प्रॉप्स लगे हुए थे उन्हें लगाना होगा। द पीरियड फॉर सॉफिट टू बीम प्रॉप्स इज 7 डेज। यानी कि अगर बीम्स के नीचे जो आपका सॉफिट लगा हुआ है तो उसको आप 7 दिन के अंदर हटा सकते हो। फिर आपको ये ध्यान रखना होगा कि 7 दिन के बाद हमें दोबारा वो प्रॉप्स उस जगह पे लगाने होंगे। बीम्स स्पैनिंग अप टू 4.5 मीटर इज 7 डेज। यानी कि जो बीम की लेंथ हमारी 4.5 मीटर तक है उसे हम 7 दिन में खोल सकते हैं। बीम्स स्पैनिंग ओवर 4.5 मीटर, अगर 4.5 मीटर से ज़्यादा है तो 14 दिन। आर्चेज जो होते हैं स्पैनिंग अप टू 6 मीटर तक है तो 14 दिन में हम खोल सकते हैं। और आर्चेज जो है जो 6 मीटर से ज़्यादा है, 6 मीटर से बड़ी है, उन्हें हम कम से कम 21 दिन के बाद ही खोलना चाहिए। तो ये थे हमारे डिफरेंट डिशटरिंग पीरियड्स। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारे इस इंटरव्यू सीरीज का जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एट 7 डेज एंड 28 डेज। यानी कि हमारे कंक्रीट का 7 दिन के बाद या 28 दिन के बाद जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ आता है वो कितना होता है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, क्यूब टेस्ट परफॉर्म करते हैं कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ का पता लगाने के लिए। तो उससे हमें पता चलता है कि 7 दिन के बाद, 14 दिन के बाद, 28 दिन के बाद हमारा क्यूब जो है वो कितना स्ट्रेंथ दे रहा है, कितना मैक्सिमम स्ट्रेंथ दे रहा है। तो उससे हम कंक्रीट का एबिलिटी पता लगा सकते हैं कि कंक्रीट हमारा अच्छा है नहीं है। तो आइए देखते हैं। कंक्रीट हैज़ द एबिलिटी टू गेन 16% स्ट्रेंथ ऑफ इट्स टोटल स्ट्रेंथ इन 1 डे। यानी कि 24 घंटे के अंदर अगर आप सेम डे परफॉर्म करोगे, मतलब अगले दिन, अगर सेम डे कास्टिंग के बाद अगले दिन अगर आप परफॉर्म करोगे टेस्टिंग, तो आपको 16% स्ट्रेंथ आपको टोटल स्ट्रेंथ का मिल जाएगा क्यूब का। 40% इन 3 डेज। अगर 3 दिन के बाद आप क्यूब टेस्ट करते हो तो टोटल कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ का 40% आपको स्ट्रेंथ 3 दिन के बाद ही दिखने को मिल जाएगा। 65% इन 7 डेज। अगर 7 दिन के बाद आप परफॉर्म करोगे तो आपको 65% स्ट्रेंथ देखने को मिलेगा। अगर आप 14 डेज के बाद परफॉर्म करोगे तो आपको 90% स्ट्रेंथ देखने को मिलेगा। अगर आप 28 डेज के बाद उस टेस्ट को परफॉर्म करोगे, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट परफॉर्म करोगे, तो आपको 99% कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ देखने को मिलेगा। These values of concrete percentage with respect to the days are considered to be standard। यही इन्हीं डेज पे अगर हम टेस्ट करते हैं तो इन्हें हम स्टैंडर्ड मान के चलते हैं। ऑल्सो इट इज़ मच ईजियर टू एग्जामिन कंक्रीट विद रिस्पेक्ट टू दिस स्टैंडर्ड्स। इस तरह से क्या होता है कि इन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हम एग्जामिन करने में भी, चेक करने में भी कंक्रीट को आसानी होती है। हेंस वी टेस्ट द कंक्रीट कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ एट 7, 14 एंड 28 डे। इसलिए हम 7 दिन, 14 दिन और 28 दिन पर ही कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट चेक करते हैं। तो अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है इंटरव्यू सीरीज का वो ये है कि व्हाट आर द कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट। यानी हमारे भिन्न भिन्न जो ग्रेड हैं कंक्रीट के, उनके क्या क्या कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ होते हैं। तो ज़्यादातर इंटरव्यूज़ में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, किसी भी कंक्रीट ग्रेड का वो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ पूछ लेते हैं, जैसे M20, M25, M30, M35, M40। तो आपको ये बिल्कुल पता होना चाहिए कि डिफरेंट कंक्रीट ग्रेड्स के हमारे क्या क्या कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ आते हैं कितने दिनों के बाद। या अगर आपको नहीं पता तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, अगर आपको पिछले क्वेश्चन में ध्यान हो कि कितने दिनों पे कितने परसेंटेज हमारी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ आ जाती है। तो आइए देखते हैं। द फॉलोइंग टेबल शोज द कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ वेरियस कंक्रीट ग्रेड्स एट डिफरेंट एजेस।
यानी अलग अलग समय पे हमारे डिफरेंट डिफरेंट कंक्रीट ग्रेड्स के हमारे स्ट्रेंथ दिए हुए हैं। तो एक फॉर एग्जांपल कोई भी एक कंक्रीट पकड़ लेते हैं जैसे M30, तो 16% जो स्ट्रेंथ है जो एक दिन में हमारा जाता है वो आता है 4.80। 3 दिन के बाद हमारा 9 आता है, 7 दिन के बाद हमारा आता है 19.50, 14 दिन के बाद आता है हमारा 27 और 28 दिन के बाद आता है हमारा 29.70, जो कि लगभग 99% ऑफ द टोटल कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ है उस M30 कॉन्क्रीट का। तो इसी तरह से इंटरव्यूअर आपसे M35 का, M40 का, M45 का किसी का भी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ पूछ सकता है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्टोरेज प्रोसीजर ऑफ सीमेंट। यानी कि जब भी हमारा सीमेंट साइट पे रिसीव होता है या हम घर बनवाने के लिए जनरली सीमेंट घर पे भी लाते हैं, तो हमें सीमेंट को किस तरह से रखना चाहिए, स्टोरेज क्या तरीका है स्टोरेज करने का सीमेंट को, ताकि हमारा सीमेंट ख़राब ना हो, जल्दी ख़राब ना हो जाए। तो इसलिए हम उसको क्या करते हैं कि स्टोर करने का कुछ तरीका बनाया गया, स्टैंडर्ड कोड्स में लिखा गया है कुछ तरीका कि हम आप सीमेंट को कैसे स्टोर करें। तो ऑलवेज स्टोर सीमेंट इन अ ड्राई प्लेस, यानी कि हमेशा सीमेंट को सूखे जगह पर रखें। प्रोवाइड अ गैप ऑफ 300 फ्रॉम द वाल, यानी कि अगर आप सीमेंट किसी रूम में या कमरे में रख रहे हैं, अगर वो उस कमरे में वाल्स हैं चारों तरफ से, तो आप कम से कम 300 mm की दूरी उस दीवार से बना करके ही अपने सीमेंट बैग्स को रखें। नेवर प्लेस सीमेंट बैग डायरेक्ट इन द फ्लोर, ऑलवेज प्रोवाइड अ 200 mm मिनिमम हाइट फ्रॉम द फ्लोर, यानी कि आप सीमेंट को डायरेक्टली फ्लोर पे बिल्कुल ना रखें, क्योंकि फ्लोर आपका ठंडा होता है तो उसके लिए वो सीमेंट के लिए नुकसान देगा। तो मिनिमम 200 mm की हाइट पर हम फ्लोर से उठाकर सीमेंट को रखते हैं। नेवर पुट मोर देन 10 बैग्स इन स्टैक, यानी एक के ऊपर 10 बैग ज़्यादा हम सीमेंट बैग ना रखें। कीप इन माइंड नेवर मेक अ सीमेंट स्टोरेज, नेवर केमिकली इफेक्टेड फ्लोर एरिया और एरिया ऑफ मॉइस्चर इफेक्टिव एरिया, यानी कि अगर जहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा है उस रूम में या केमिकली इफेक्टेड रूम है तो वहाँ पे हम सीमेंट को ना रखें, तो हमारा सीमेंट सुरक्षित रहेगा लंबे समय तक। तो चलिए अब चलते हैं अपने इस इंटरव्यू सीरीज के आखिरी क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा 100वां क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द मिनिमम कवर फॉर फुटिंग कॉलम स्लैब एंड बीम, यानी कि मिनिमम कवर हम फुटिंग कॉलम और स्लैब के लिए कितनी प्रोवाइड करते हैं। तो मिनिमम कवर शुड बी, फुटिंग के लिए 50 mm कवर लेके चलते हैं, कॉलम के लिए 40 mm और स्लैब के लिए लेके चलते हैं 20 mm, एंड जो लास्ट में हमारा बीम्स आता है उसको हम लेके चलते हैं 25 mm। तो आपके फुटिंग के 50 mm, कॉलम के 40 mm, स्लैब का 20 mm और बीम का 25 mm क्लियर कवर हम लेके चलते हैं। क्लियर कवर होता है जो हमारा एलिमेंट का आउटर सरफेस है टू द रेनफोर्समेंट जो हमने कंक्रीट में प्रोवाइड कर रखी है, उसके बीच की दूरी को हम कवर करते हैं। तो आप ये चीज़ें याद रखें और ये आपको आगे बहुत हेल्प करेंगी। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। उम्मीद करता हूँ ये आपके कैरियर ग्रोथ में, आपके सिविल इंजीनियरिंग के इंटरव्यूज़ को क्रैक करने में आपकी बहुत हेल्प करेगी। इस सीरीज़ के टोटल 100 क्वेश्चंस पूरे हो गए। इसके टोटल 10 वीडियो हैं, ये मेरा 10वां वीडियो था। इससे पहले मैंने 9 वीडियोज़ और की हुई हैं इस सीरीज़ में, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, तो आप वहाँ से जाकर मेरे प्रीवियस 9 वीडियोज़ को आप देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सिविल इंजीनियरिंग से जुड़ी बहुत सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। सो थैंक यू सो मच गाइज।